हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से 4 स्टेट के गवर्नर जो रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं हमारे देश के महामहिम बोले तो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। और इस सेशन में हम डिटेल में कवर करेंगे स्टैटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नर का एग्जैक्टली कार्यकाल होता क्या है। पहले देख लेते हैं कौन कौन से स्टेट के अब हमें न्यू गवर्नर देखने को मिलेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। RN रवि जो पहले नागालैंड के गवर्नर थे अब होंगे तमिलनाडु के गवर्नर। ठीक है जी। उत्तराखंड के गवर्नर हमें देखने को मिलेंगे गुरमीत सिंह जी। नागालैंड का जो चार्ज है वो दिया गया है जगदीश मुखी जी को। जगदीश मुखी जी ऑलरेडी एक स्टेट के गवर्नर हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जगदीश मुखी जी कौन से स्टेट के गवर्नर हैं और इनको अभी के लिए एडिशनल चार्ज दिया गया है नागालैंड का। ठीक है जी। पंजाब के गवर्नर होंगे बनवारी लाल पुरोहित। अब हम स्टैटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे कि गवर्नर का एग्जैक्टली कार्यकाल होता क्या है। देखिए, पार्ट 6 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है वो डील करता है गवर्नमेंट ऑफ स्टेट का जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, जैसे गवर्नर की पावर क्या है, CM की पावर क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की पावर क्या है, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट की पावर क्या है। अब एडवोकेट जनरल क्या होता है, जैसे हमें सेंट्रल लेवल पर अटर्नी जनरल की पोस्ट देखने को मिलती है, सिमिलर ही पोस्ट एडवोकेट जनरल की होती है, मतलब फर्स्ट लॉ ऑफिसर। ठीक है जी। अब देखिए, स्टेट का जो गवर्नर होता है उसको हम प्रेसिडेंट कह देते हैं। ठीक है जी। अब सेंटर का जो प्रेसिडेंट है मतलब रामनाथ कोविंद जी, और अगर कोई स्टेट का जो हम गवर्नर यहाँ कंसीडर करें, क्या उनकी अपॉइंटमेंट सिमिलर होती है? नहीं। रामनाथ कोविंद जी की जो अपॉइंटमेंट हुई थी वो इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू हुई थी। अब गवर्नर कोई भी अगर स्टेट का हो उसकी अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होती है? प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है जी। इवन प्रेसिडेंट उसको कभी भी हटा सकता है, कभी भी रेजिग्नेशन मांग सकता है। ठीक है जी। इवन किसी स्टेट से दूसरे स्टेट का गवर्नर उसको शिफ्ट कर सकता है और एक स्टेट से ज़्यादा चार्ज दे सकते हैं। ठीक है जी। अब गवर्नर का जो पूरा का पूरा ब्यौरा है ये हमने लिया था कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, और एक आर्टिकल है बहुत इंपॉर्टेंट। आर्टिकल तो खैर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आपने याद रखनी है। आर्टिकल हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 1956 में हुई थी, इसमें बेसिकली डिस्क्राइब करा गया था कि एक स्टेट का गवर्नर तो होगा ही होगा। ठीक है जी। एक से ज़्यादा हो सकता है एक पर्सन, लेकिन एक स्टेट का होगा ही होगा। ठीक है जी। अब एग्जैक्टली हम यहाँ पर क्या क्या कवर करेंगे, पहले देखेंगे क्वालिफिकेशन, देन हम देखेंगे अपॉइंटमेंट, देन हम देखेंगे अमेंडमेंट्स। ठीक है जी। उसके बाद ओथ सेरेमनी और रेजिग्नेशन किसको दिया जाता है? गवर्नर का। ठीक है जी। और देन रिमूवल किसके द्वारा हटाया जाता है, और लास्ट में हम समझेंगे पावर्स एंड फंक्शन। चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं अच्छे से। क्वालिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, अगर कोई भी इस देश का गवर्नर बनना चाहता है तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? सिटीजन ऑफ इंडिया, और एटलीस्ट 35 साल का वो होना चाहिए। शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, एंड साथ साथ आपको यहाँ पर एक पॉइंट ऐड ऑन करना है, मस्ट नॉट बी ए मेंबर ऑफ एदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ना तो लोकसभा का मेंबर होना चाहिए, ना ही राज्यसभा का, ना ही स्टेट लेजिस्लेटिव का। ठीक है जी। चाहे वो लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली हो। ठीक है जी। और अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट देखता है कि किसको गवर्नर बनाना है, ट्रांसफ़र कर देते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हमारे महामहिम साहब, और कभी भी रेजिग्नेशन मांग लेते हैं विदाउट एनी रीज़न, और रिज़ाइन हिमसेल्फ, मतलब खुद से भी कर सकते हैं रिज़ाइन। ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट जब रिज़ाइन मांगेंगे तभी देना पड़ेगा, खुद से भी दे सकते हैं अगर उनका मन नहीं है या उनको कोई ऐसा दिक्कत आ रही है। ठीक है जी। और इनको कभी भी रिमूव भी करा जा सकता है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। मान लो कि आने वाले टाइम में 2024 में कोई दूसरी पार्टी जीत गई, जैसे अभी के लिए तो खैर BJP पार्टी है, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी। 2024 में कोई और पार्टी जीत जाए, ठीक है जी, तो वो यहाँ पर क्या करेगी? अपने पर्सन्स को गवर्नर अपॉइंट करेगी। ठीक है जी। हालांकि गवर्नर की जो पोस्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक सरकारी कमीशन आया था उसमें ये बताया गया था कि जो गवर्नर है वो डिसाइड, मतलब पहले अगर उसको अपॉइंट करने से पहले डिसाइड करा जाएगा, प्रेसिडेंट और CM आपस में डिसाइड करेंगे कि किसको गवर्नर बनाना है, और उस स्टेट का गवर्नर नहीं होगा। एग्जांपल के तौर में मैं आपको समझाता हूँ, जैसे पंजाब का गवर्नर अपॉइंट करना है तो वो पर्सन पंजाब से नहीं होना चाहिए, हरियाणा से अपॉइंट करना है तो वो हरियाणा से नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो लोकल पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेगा। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर समझते हैं, अमेंडमेंट्स। ठीक है जी। अमेंडमेंट्स क्या है कि सैलरी कितनी होती है? 3.5 लाख, और पार्लियामेंट डिसाइड करता है अमेंडमेंट्स, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस गवर्नर को क्या देने हैं। अच्छा चलिए, एक क्वेश्चन है मेरा, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा कि अगर एक पर्सन को 2 से ज़्यादा स्टेट का गवर्नर बनाया गया, मान लो एक ही पर्सन हरियाणा, पंजाब और हिमाचल का गवर्नर है, तो उसकी सैलरी कितनी होगी? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सर्च करिएगा। अच्छा, अगर यहाँ पर हम एक नोट करते हुए पॉइंट समझें, अगर एक स्टेट के गवर्नर की डेथ हो जाए और प्रेसिडेंट ने अभी तक नेक्स्ट गवर्नर अपॉइंट नहीं करा, तो उस समय स्टेट का एक्टिंग गवर्नर कौन होगा?
जो चीफ जस्टिस होगा हाई कोर्ट का, ठीक है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। उसके बाद ओथ सेरेमनी चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के करवाते हैं। रेजिग्नेशन किसको देते हैं? ऑब्वियसली मैंने अभी आपको बताया प्रेसिडेंट को। रिमूवल प्रेसिडेंट के द्वारा कभी भी 5 सालों में करा जा सकता है। और देन हम डिटेल में समझेंगे पावर एंड फंक्शन होती क्या है, ठीक है जी। अब फर्स्ट पावर है यहाँ पर एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव पावर को सिंपल वे में समझते हैं कि गवर्नर अपॉइंट कर सकता है सीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, चेयरमैन एंड मेंबर जो स्टेट पीसीएस के होते हैं, जैसे यूपीएससी होता है ना सेंट्रल लेवल पे, ऐसे ही स्टेट पीसीएस होता है। उसके मेंबर और उसके चेयरमैन को अपॉइंट करने का जो पूरी की पूरी पावर है वो किसके पास है? गवर्नर के पास है। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, ये भी अपॉइंट करा जाता है गवर्नर के द्वारा। स्टेट इलेक्शन कमीशन जो कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और पंचायती की इलेक्शन करवाता है, उसको भी अपॉइंट कौन करते हैं? गवर्नर करते हैं। जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट, या फिर आप यहाँ पर ऐसे कंसीडर कर लो हायर जो कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उससे लोअर जितने भी कोर्ट हैं उनके जजेस को अपॉइंट करने का जो सारा का सारा काम होता है वो किसका होता है? गवर्नर का होता है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है डिस्क्रिशनरी पावर। इसको हम सिंपल वे में समझते हैं। मान लो कि एक स्टेट का काउंसिल मिनिस्टर है, ठीक है, उसने कोई ऐसा पॉलिसी बनाई और वो पॉलिसी गवर्नर को पसंद नहीं आई, तो गवर्नर ने वो पॉलिसी को पास करने के लिए मना कर दिया, ठीक है जी। बस अभी के लिए इतना समझो। और देन हम नेक्स्ट पावर देखते हैं लेजिस्लेटिव पावर। देखिए लेजिस्लेटिव पावर क्या है? अगर कोई असेंबली अच्छे से नहीं चल रही है, मतलब कहीं जगह सरकार अच्छे से नहीं चल रही है, जैसे हम एग्जांपल के तौर पे समझते हैं हरियाणा में 90 सीट्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली की, यूपी में 403 हैं। चलो हरियाणा के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। अब देखिए हरियाणा में जब इलेक्शन हुए थे बीजेपी ने जीती थी 40 सीट्स, और एक न्यू पार्टी थी जेजेपी जननायक जनता पार्टी, इसने जीती थी 11 सीट, ठीक है जी। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जीती थी 32 सीट्स, INLD ने जीती थी इंडियन नेशनल लोकदल 1 सीट, और बाकी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे 7-8 के आसपास, ठीक है जी। अब इस तरह से 90 सीट का हमें रिजल्ट देखने को मिला था। अब आपको पता है अगर कोई भी सरकार यहाँ बनाना चाहता है तो उसको यहाँ पर 46 सीट जीतना जरूरी है, हाफ से एक ज़्यादा, लेकिन यहाँ तो किसी भी पार्टी ने नहीं जीती। तो गवर्नर अपनी मर्जी से किसी भी पार्टी को न्योता भेज सकता है कि आप यहाँ पर सरकार बनाने के लिए पहले अपना दावेदारी दिखाइए, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे सेकंड नंबर पे जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इसको भी दे सकता है, ठीक है। ये बेसिकली क्या है? लेजिस्लेटिव पावर है, मतलब किसी भी सरकार को डिसॉल्व कर सकता है, और वो डिसॉल्व तब कर सकता है जब यहाँ पर सरकार अच्छे से नहीं चल रही हो। जैसे राइट नाउ हरियाणा में अलायंस गवर्नमेंट है बीजेपी और जेजेपी की। इन फ्यूचर मान लो कि ये अलायंस अच्छे से नहीं चला, तो यहाँ पर गवर्नर डिक्लेयर कर देगा कि भाई ये अलायंस अच्छे से नहीं चल रहा, तो अब यहाँ पर हम इस सरकार को डिसॉल्व कर रहे हैं, ठीक है जी। सम्मन भेज सकता है। और अगर कहीं पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जैसे महाराष्ट्र में है और 6 स्टेट्स में है, तो वहाँ पर 1/6 पर्सन को अपॉइंट कर सकता है लेजिस्लेटिव काउंसिल में। और ये हुआ भी था जब महाराष्ट्र में इलेक्शन हुए थे। उद्धव ठाकरे जी ना तो लेजिस्लेटिव असेंबली का पार्ट थे, ना ही लेजिस्लेटिव काउंसिल का पार्ट थे, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के वो मेंबर बने थे गवर्नर के थ्रू, ठीक है जी। आपने देखा भी होगा काफ़ी ज़्यादा ये हाईलाइट हुआ था द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में मुद्दा। उसके बाद नॉमिनेट कर सकता है एक एंग्लो इंडियन मेंबर को, ठीक है जी। हालांकि हरियाणा में तो नहीं है, कई स्टेट्स में अगर एंग्लो इंडियंस की सीट्स हैं तो उनको नॉमिनेट कर सकता है। वैसे सेंटर लेवल पर तो अमेंडमेंट हो चुकी है 2019 में, ठीक है। उसके बाद 213 आर्टिकल जो है, आर्टिकल्स की लिस्ट मैं आपको लास्ट में एक बार दे दूंगा, वो आप याद कर लेना। तो आर्टिकल 213 जो है ये स्पेशल पावर देता है गवर्नर को ऑर्डिनेंस बिल पास करने की, लेकिन ये जो पावर है ये सिर्फ और सिर्फ स्टेट लिस्ट के जो बिल हैं और कॉन्करेंट लिस्ट के जो बिल हैं वही एक तरह से पास कर सकता है, ठीक है जी। उसके बाद कोई भी बिल को असेंट, मतलब अगर मान लो कि सीएम ने कोई भी बिल पास करवा लिया लेजिस्लेटिव असेंबली से, तो उसको एसेंट देने का काम कौन करता है? मतलब पास करने का काम कौन करता है? गवर्नर। उसको होल्ड रखने की पावर किसके पास होती है? गवर्नर के पास होती है। और रिकंसिडरेशन के लिए भी भेज सकता है दोबारा से लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है जी। और अगर कोई बिल को यहाँ पर गवर्नर को लगता है कि ये बिल ठीक है या नहीं है, उसको रिजर्व में रख सकता है और प्रेसिडेंट की एडवाइस के लिए, ठीक है जी। तो इस तरह की पावर होती है गवर्नर के पास लेजिस्लेटिव असेंबली में। उसके बाद है जुडिशियल पावर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो लोअर कोर्ट्स होते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, उनके जज की अपॉइंटमेंट कौन करता है? गवर्नर करता है। लेकिन जब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट होती है तो प्रेसिडेंट सलाह मशवरा करते हैं, मतलब एडवाइस करते हैं गवर्नर के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और पार्डन पावर है, रेमिशन पावर भी है, रिप्राइव पावर भी है। अगर कोई पर्सन क्रिमिनल मतलब होगा किसी भी स्टेट का तो ये पावर दी गई है। लेकिन
ज़्यादा पावर नहीं दी गई है जैसे प्रेसिडेंट के पास पावर होती है। प्रेसिडेंट के पास तो डेथ सेंटेंस को भी पार्डन करने की पावर है, लेकिन यहाँ पर स्टेट गवर्नर के पास ये पावर नहीं होती। ठीक है जी। उसके बाद है फाइनेंशियल पावर। जैसे मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले गवर्नर की परमिशन लेना ज़रूरी है। ठीक है जी। उसके बाद अगर कोई भी यहाँ पर जैसे एनुअल बजट है, एनुअल बजट डिले नहीं कर सकता कोई स्टेट, तो यहाँ पर गवर्नर अपनी पावर को दिखाते हुए लेजिस्लेटिव असेंबली को बोलते हैं कि फटाफट आपको जो एनुअल बजट है तो उसको जल्दी से जल्दी आप लेजिस्लेटिव असेंबली में लाइए। और इमरजेंसी पावर यहाँ पर मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इमरजेंसी पावर प्रेसिडेंट के हाथ में होती है। ठीक है जी। हालांकि अगर यहाँ पर हम समझें किसी स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर अच्छे से नहीं मैनेज हो रहा, या जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि यहाँ पर सरकार डिसॉल्व हो जाए, तो उस समय गवर्नर प्रेसिडेंट को एडवाइस देता है कि यहाँ पर आप प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं आर्टिकल 356 के थ्रू। तो यहाँ पर क्या लग जाता है, प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। तो ये गवर्नर की सारी पावर हैं जो हमने डिस्कस किया, और काफ़ी डिटेल में भी हम इसको डिस्कस कर सकते थे, बट अभी के लिए देखिए ये जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जितना मैंने आपको डिस्कस किए इसको आप एक तरह से रिवीजन के तौर पे समझ सकते हैं। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे सारे के सारे आर्टिकल्स। ये जैसे ही पीपीटी शेयर करूँगा मैं टेलीग्राम चैनल पर, आपने सभी के सभी आर्टिकल्स को अच्छे से पढ़ना है, और आपके जितने भी डाउट्स होंगे इस टॉपिक से वो क्लियर हो जाएंगे। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। और कोई भी अगर आपका डाउट होगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट जरूर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।